कहानी शुरू होती है सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर वी की जिंदगी से, जिसे ना जाने क्यों अपने सिर के पिछले हिस्से को बार बार खुजलाने की बेहद बुरी आदत थी और यह आदत उसकी मां की एक बोटिंग एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु के बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। वी जब अपनी 7 दिन की इंटरनेशनल टूर की तैयारी कर रही होती हैं, उन्हें उनकी बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अपनी आंटी से उन्हें पता चलता है कि उनका सर्टिफिकेट उनके पिता सैंग के पास है। वो एक पूर्व सैनिक थे जो अब भिक्षु बन गए थे। अपनी मां को बोट एक्सीडेंट में खो देने के बाद से और अपने पिता की नशे की लत के कारण वी के अपने पिता के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। वी अपनी खुजली की परेशानी से एक लंबे समय से जूझ रही थी और कुछ दिनों से उनकी ये परेशानी बेहद बढ़ती जा रही थी। इसके लिए वो दवा भी ले रही थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था। इंटरनेट पर भी वो इस तरह की खुजली के कारण देख चुकी थी, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा था। उनकी ये खुजली इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि एक दिन वो अपनी सिर की खुजली को शांत करने के लिए लोहे की एक टुकड़े से सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती है, जिसके कारण उनके सिर से खून तक बहने लगता है और वो अपने सिर पर घाव बना लेती हैं। वी अपने चोट की मरहम पट्टी कर लेती हैं और किसी को इसके बारे में पता ना लगे, इसके लिए वो टोपी पहनकर इसे छुपा लेती हैं। वी अपनी बर्थ सर्टिफिकेट के बिना इंटरनेशनल टूर पर जा नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने पिता सैंग से ना चाहते हुए भी मिलने पहुंचती हैं। अपने पिता से बातें करते हुए वी का ध्यान दीवार पर लगे एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग पर जाता है। वी अपने पिता को कहती हैं, आपने ये इतनी अजीब सी पेंटिंग क्यों दीवार पर लगा रखी है? सैंग कहते हैं, ताकि मुझे ये याद दिलाती रहे। वी कहती हैं, किस बारे में? सैंग कहते हैं, सांशी, जो कि एक प्राचीन वियतनामी परजीवी भूत है। ये इंसान के शरीर को अपना घर बना लेता है और उसे ऐसी इच्छाओं से भर देता है जिसकी तृप्ति नहीं हो सकती। जैसे जैसे इंसान कमजोर होता जाता है, शांशी ताकतवर होता जाता है और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक शांशी इंसान के शरीर और आत्मा को पूरी तरह से खा नहीं जाता। ये बातें सुन वी को अचानक बुरी तरह चक्कर आने लगते हैं। उसके पिता उसे संभालने के लिए आते हैं कि तभी वी को अपने पिता के हाथों पर ढेर सारी चींटियां चलती हुई दिखती हैं। वो डर की मारे उनका हाथ छोड़ देती हैं। कुछ समय बाद वो ठीक हो जाती हैं। इसके बाद वो अपने पिता से चेरोकी स्टोरेज की चाबी लेती हैं। ये ऐसी जगह होती है जहां आप अपना सामान रखने के लिए किराए पर जगह ले सकते हैं। वी के पिता ने घर का सारा पुराना सामान यहीं रखा था। चेरोकी स्टोरेज की लोकेशन की तरफ जाते हुए वी अभी भी अपने सिर पर चोट होने के बावजूद भी उसे बुरी तरह से खुजला रही थी। वहां पहुंचने पर जब वो अपनी चोट की पट्टी खोलती है तो देखती है कि उसमें पस पड़ चुकी थी। इसके बाद वो अपने पिता की स्टोरेज से अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाल लेती हैं और जाने लगती हैं, जब अचानक इस जगह की लाइट अजीब ढंग से जलने बुझने लगती है। वो बाहर जाते हुए एक दूसरे आधे खुले हुए स्टोरेज के पास पहुंचती हैं, जहां उन्हें बहुत सारी चींटियां अंदर जाती हुई दिखती हैं। नीचे झुककर अंदर देखने पर उन्हें सामने एक शीशा दिखता है जिस पर ये चींटियां चल रही थी। तभी इस स्टोरेज की लाइट्स भी जलने बुझने लगती हैं। वी जब वापस शीशे में देखते हैं, एक अजीब सा काला शैतान उनके कंधे पर हाथ रखता है। वो बुरी तरह से चीख पड़ती हैं और पीछे देखती हैं। असल में यह हाथ इस जगह के सिक्योरिटी गार्ड का था, जो वी को किसी दूसरे की स्टोरेज में ताका झाकी करता देख चेकिंग के लिए आया था। इस घटना से वी बुरी तरह डर जाती हैं। घर वापस लौटते हुए अभी भी वी अपने सिर को बुरी तरह से खुजला रही थी। अपने पिता की स्टोरेज से वी एक पुरानी एल्बम भी ले आई होती है, जिसे देखते हुए उन्हें अपनी माँ की तस्वीरों में एक बहुत अजीब चीज नजर आती है। उनकी माँ के हाथ पर बहुत सारे रहस्यमयी घाव के निशान थे, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे ये खुजली करने से बने हो। रात को सोने से पहले वी मोटे मोटे दस्ताने पहन लेती हैं ताकि वो अपने घाव पर खुजली कर उसे और खराब न कर दे। वी के सोने के बाद अचानक एक छोटी सी चींटी उनकी नाक के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण वी को बहुत बुरी तरह से खांसी होने लगती है। जिसके बाद अचानक वो बुरी तरह से ढेर सारी चींटियां उगलने लगती हैं। अचानक वी की नींद खुलती है। ये सब एक बुरा सपना था। तभी वी का ध्यान अपने हाथों पर जाता है। उनके दस्ताने खुल चुके थे जिन पर खून लगा हुआ था। उन्हें यह एहसास ही नहीं था कि उन्होंने फिर से अपने घाव पर पूरी तरह से खुजली कर दी थी। वी की खुजली की आदत बेहद ज्यादा होती जा रही थी, जिसका कारण अब वो अपने हाथों को मारने लगी थी और अपने हाथों को लेकर उनके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। इसी दिन अपनी माँ के बारे में जब वी अपनी आंटी से पूछती है, वो उसे ज्यादा कुछ तो नहीं बताती, पर इतना कहती है, जब तुम्हारी माँ वियतनाम की जंग से वापस लौटी उसे कुछ हो गया था, जैसे कोई श्राप लग गया हो। उधर वी के पिता उसे फोन पर कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन वो उनका फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वी के पिता उस अजीब से चित्र पर नमक डाल कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जब अचानक उनकी नाक से खून बहने लगता है।
वी के इंटरनेशनल टूर की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। टूर के प्रमोशंस के लिए उनका फोटोशूट होता है। फोटोग्राफर उनकी फोटोज लेने लगता है। वे खुशी खुशी खूब सारे पोज देने लगते हैं जब अचानक कैमरा की फ्लैश में वो देखती हैं कि काला हाथ उनके हाथ को उनके सिर पर ले जाता है, जिसके बाद वे अपने सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती हैं। वे डर के मारे बुरी तरह से चीख पड़ती हैं, जिसके कारण फोटोशूट कैंसिल हो जाता है। वी बाथरूम में जाकर खुद को संभालती हैं। बाथरूम से बाहर आने पर वो अपने पति रॉबी को असिस्टेंट को ये कहते हुए सुनती हैं कि आजकल वी बहुत ज्यादा पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, कहीं वो इस टूर की वजह से स्ट्रेस में तो नहीं। लेकिन वी की असिस्टेंट इस बात को नकार देती है। वी बिना कुछ कहे ही वहां से चली जाती है। दिन की घटना से वी घर पहुंचकर अपने हाथ को चेक करने लगती है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ के अंदर कुछ है। रात को भी अपने पति रॉबी के साथ सेक्स करते हुए उसे शैतानी हाथ के कारण वो अपने पति के पीठ पर बुरी तरह से नाखून गाड़कर घाव बना देती है, जिसके लिए वो रॉबी से माफी भी मांगती है। उसी दौरान रॉबी को वी के सिर के घाव का भी पता चलता है और जब वो वी को अपने घाव को दिखाने के लिए कहता है, वी उससे बुरी तरह से लड़ाई कर लेती है, जिस कारण रॉबी गुस्सा होकर ड्राइंग रूम में सो जाता है। क्योंकि वी को ऐसा लग रहा था कि कोई शैतानी चीज है जो उनके हाथों को खुजली करने के लिए मजबूर कर रही है, वो अपने हाथ को दीवार में कुछ छोटे लोहे के पहिए लगाकर बांध लेती है, ताकि जब भी वो अपने घाव को खुजलाने के लिए हाथ हिलाएं, इन पहियों की आवाज से उनकी नींद खुल जाए। और ठीक वैसा ही होता है। देर रात अचानक पहियों की आवाज से उनकी नींद खुलती है। वो देखती हैं कि उनके दाएं हाथ की उंगलियां अपने आप ही हिल रही थी और बाएं हाथ पर उन्हें वही शैतानी हाथ दिखता है जो उनके हाथ को पकड़कर उनके घाव के पास ले जाता है, जिसके बाद वी अपने घाव को खुजलाने लगती हैं। तभी वी को शैतान बिस्तर के नीचे से उनकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। वी चीखते हुए उठते हैं। सुबह हो चुकी थी। फिर से उन्होंने अपने सिर के घाव पर बुरी तरह से खुजली कर ली थी। इसके बाद वो बाहर आती हैं और रॉबी को सब कुछ सच बताती हैं कि कुछ है जो उन्हें अजीब सी चीजें करने को मजबूर कर रहा है। लेकिन तभी उनका ध्यान सोफे पर जाता है। रॉबी पहले ही जा चुका था और उन्हें टेबल पर कुछ दवाइयां भी मिलती हैं। वो बुरी तरह डर जाती हैं। असल में रॉबी चाहता था कि वो और वी परिवार को आगे बढ़ाए, लेकिन वी अपने करियर के चलते बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी, जिसके कारण वो चुपके से गर्भ निरोधक गोलियां ले रही थी, जिसके बारे में अब रॉबी जान चुका था और नाराज होकर चले गया था। थोड़ी देर बाद वी के घर उनके पिता सैंग भी पहुंचते हैं, जो उसे कुछ बताने के लिए वहां आए थे। अपने साथ लाई हुई चाय उसे परोसने के बाद सैंग कहते हैं, मुझे लगा था कि तुम्हारी माँ की मृत्यु के साथ वो श्राप भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं गलत था। वो श्राप तुम्हारे खून में भी है वी। ये बातें सुन अचानक वी को चक्कर आने लगते हैं। वो कहती है, पिताजी आपने जरूर कुछ मिलाया है इस चाय में। सैंग कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो वी? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस शराब के कारण तुम खुद को तब तक चोट पहुंचाती रहोगी जब तक तुम खुद को मार नहीं लोगी। मेरी बात का विश्वास करो, नहीं तो तुम भी अपनी माँ की तरह मारी जाओगे। लेकिन वी सैंग को चले जाने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद वी ठीक होती है। उसे ऐसा लगता है कि सैंग ने उसे चाय में मिलाकर कुछ पिलाया, जिसके कारण उसे चक्कर आने लगे। पहले भी जब वी ने सैंग के घर पर चाय पी थी, ऐसा ही हुआ था। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा था, इन सब का जिम्मेदार अब वो अपने पिता को मानने लगी थी। तभी उसे सैंग के चेरोकी स्टोरेज में एक बंद पड़े अलमारी के हिस्से का ध्यान आता है। वो तुरंत वहां पहुंचती है और उसे खोल उसके अंदर पड़े डॉक्यूमेंट्स को घर ले आती है। इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हुए उसे कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं कि उसकी माँ के साथ हुए एक्सीडेंट में उसके पिता को मुजरिम ठहराया गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। उसे अपनी माँ की डेथ रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उनके शरीर पर हिंसक संघर्ष के भी निशान थे, जैसे किसी ने उनके साथ मारपीट की हो। इसके अलावा वी को ठीक वैसा ही चित्र इन डॉक्यूमेंट्स के बीच में मिलता है जैसा उसने अपने पिता सैंग के घर पर देखा था। तभी अचानक उसके टेबल पर छत से पानी टपकने लगता है। वो ऊपर जाकर कमरे में देखती है कि ये पानी खिड़की की तरफ से आ रहा था। वो जैसे ही खिड़की की तरफ बढ़ती है, अचानक उसे अपनी माँ पानी के अंदर रोती हुई दिखती है और अगले ही पल वो अपने पिता सैंग को अपनी माँ को पानी में डुबोते हुए दिखते हैं। असल में ये सब कुछ उसने बचपन में खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसे वो भूल चुकी थी। अगले ही पल वी एक चाकू लेकर सैंग के घर की तरफ निकल पड़ती है और घर पहुंचकर सैंग को कहती है, बताओ मुझे तुमने क्यों मेरी माँ को मारा? सैंग कहते हैं, वियतनाम की जंग के दौरान कई इंसान मारे गए और जहां तहां भुखमरी फैल गई। और कई बार इस तरह की आपदा और इंसानी पीड़ा एक शैतान को जन्म देती है।
इस जंग के दौरान ये शैतान शांशी मेरे शरीर से चिपक गया और मुझसे ये तुम्हारी माँ को लग गया। इस शांशी के कारण हम खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाने लगे। हमने बहुत कोशिश की इस शैतान को खत्म करने की, लेकिन नहीं कर पाए। इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, खुद को खत्म कर लेना। तुम्हारी माँ जानती थी कि ये शैतान तुम्हारे अंदर भी है। तुम इस पीड़ा से न गुजरो, इसलिए उस दिन वो तुम्हें अपने साथ डुबोकर मारना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया और तुम्हें तुम्हारी माँ से बचाने के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। उसी पल वी को अपने पिता की परछाई में शांशी दिखता है। वी को एक्सीडेंट की घटना भी याद आने लगती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, तुम सरासर झूठ कह रहे हो, कोई शैतान नहीं है। अगर कोई शैतान है तो वो तुम हो जिसने मेरी माँ को मारा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। रास्ते में वी को अपनी असिस्टेंट का फोन आता है, जो उनसे पूछने लगती है कि क्या वो आज के अपने लाइव शो के बारे में भूल गई, जो आधे घंटे में शुरू होने वाला है। वी को अपने शो के बारे में कुछ याद ही नहीं था। वो तुरंत अपने शो के लिए पहुंचती है, जहां उनकी रॉबी से भी मुलाकात होती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, लेकिन रॉबी वी की एक नहीं सुनता और उसे कहता है कि वो अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इस बात से वी बिल्कुल टूट जाती है और अपने सिर के घाव को बुरी तरह से खुजलाने लगती है। अपने शो के लिए स्टेज पर तो वो जाती है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। उसी दौरान अपने एक ऑडियंस से बात करते हुए उन्हें वो शैतान शांशी दिखने लगता है, जिसके कारण वी को बुरी तरह से दौरे पड़ने लगते हैं, जिस कारण उनकी टोपी भी खुल जाती है और उनके घाव की पट्टी भी। वो डर के मारे स्टेज से भाग निकलती है। रॉबी भी वी की ऐसी हालत देख उनके पीछे दौड़ पड़ता है। वी अपनी गाड़ी में वहां से भाग निकलती है और अपने सिर के घाव को भयंकर तरीके से खुजलाने लगती है, जिस कारण उन्हें चक्कर सा भी आने लगता है। वो जैसे तैसे अपने पिता के घर पहुंचती है। उन्हें अपने पिता की बातों पर अब यकीन हो गया था, लेकिन उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिनकी लाश को चींटियां लग चुकी थी। वी तुरंत रॉबी को फोन करने लगती है, लेकिन तभी वी को अपने गले पर कुछ महसूस होता है। वो जैसे ही हाथ लगाकर देखती है, ये इनके सिर से निकल रहा गाढ़ा चिपचिपा पस था। वी डरते हुए अपने घाव को छूती है। उनका घाव बुरी तरह से पककर फट चुका था, जिसके कारण वी के सिर में पूरी एक उंगली के बराबर गहरा छेद हो गया था। अगले ही पल वी को दौरे पड़ने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर रॉबी वहां से वी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर रॉबी को बताते हैं कि वी के इतने गहरे घाव के कारण उन्होंने अपने दिमाग को थोड़ी सी चोट पहुंचाई है। उनके इस चोट के कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होगी, जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। रॉबी की पूछने पर कि आखिर इंसान अपने सिर में छेद कैसे कर सकता है, डॉक्टर रॉबी को बताते हैं कि ये एकदम से नहीं हुआ है। ये चीज एक लंबे समय के अंतराल में लगातार एक ही जगह पर खुजली करने के कारण हुआ है। उधर वी अभी भी उस शैतान शांशी से जूझ रही थी। रॉबी वी को घर ले आते हैं और इस बात का खास ध्यान रखने लगते हैं कि वी अपनी चोट को बार बार ना खुजले। कुछ समय बाद वी की फिजियोथेरेपी भी शुरू हो जाती है, ताकि वो दोबारा से चल सके। कुछ समय बीत जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब एक सुबह रॉबी देखते हैं कि वी ने अपने हाथ खोल लिए होते हैं और सिर की चोट पर बुरी तरह से खुजली कर दी होती है। रॉबी वी की बिस्तर की छानबीन करने लगता है और कहता है, बताओ मुझे, तुमने कैसे अपने हाथ खोले? वी कहती है, रॉबी मेरी बात सुनो, मेरे शरीर के अंदर कुछ है जो मुझसे ये सब करवा रहा है, मेरा यकीन करो प्लीज। तभी रॉबी को वी के पास एक कैंची मिलती है। रॉबी गुस्से में कहते हैं, तो फिर ये क्या है? वी रॉबी को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबी नाराज होकर कमरे से बाहर चले जाता है। वी फिर से बेकाबू होकर अपने सिर को बुरी तरह से खुजलाने लगती है। थोड़ी देर बाद वी बाहर अपने कमरे में होती हैं और अपनी माँ की तस्वीरों को देख रो रही होती हैं, जब अचानक लैपटॉप में चल रही वीडियो से वी उनसे बात करते हुए कहती है, तुम्हें इसका समाधान खुद ही निकालना होगा। जितनी बार भी तुम इन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओगी, ये तुम्हें पागल ही समझेंगे। जिसके बाद वी रॉबी को डॉक्टर से ये कहते हुए भी सुनती है कि वी का शरीर तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके दिमाग का क्या? उसकी दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक नहीं है डॉक्टर। वीडियो की वी की कही बात उसे अब सच होती हुई दिख रही थी। उसी पल वी कुछ फैसला करती है। रात को रॉबी बाजार से कुछ सामान लेकर वापस घर पहुंचता है। वो देखता है कि वी खाने के साथ डाइनिंग पर उसका इंतजार कर रही थी। रॉबी खुशी खुशी खाना खाने लगता है। वी कहती है, रॉबी मैं हमेशा से बच्चा करना चाहती थी, लेकिन मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जिसके कारण मैं इस चीज को टालती रही, लेकिन आज रात मैं इस चीज का अंत करूंगी। उसी पल रॉबी बेहोश हो जाता है। वी ने उनके खाने में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। वी रॉबी को बिस्तर से बांध देती है
जिसके बाद अपने पिता के कुछ पुराने दस्तावेजों की मदद से वो उस शैतान का आह्वान करने लगती है। वी कहती है, मैं जानती हूँ तुझे मेरी जरूरत है। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें हम दोनों मारे ना जाएं? सामने आओ मेरे शांशी, मैं जानती हूँ तू मुझे सुन रहा है। तभी शीशे में वी को वो शैतान अपने पीछे खड़ा दिखता है। वी तुरंत पीछे मुड़ते हुए उस पर हमला करती है, लेकिन वो शैतान गायब हो जाता है और वी को सिर्फ उसकी आवाज अपने चारों तरफ सुनाई देने लगती है, जो कहता है, मुझे तू चाहिए, तेरे शरीर का एक एक टुकड़ा मुझे चाहिए। अचानक शांशी वी को पीछे से पकड़ लेता है और जिस हाथ में वी ने चाकू पकड़ा था उसे पकड़कर वी के कंधे को काट देता है। वी दर्द से करहाती हुई नीचे गिर पड़ती है। जब उसे अपने सामने सभी शीशों पर शांशी चीखता हुआ दिखता है, जिसके कारण सारे शीशे टूट जाते हैं। कुछ समय बाद वी अपने स्टोर रूम में बैठी होती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि शांशी को वो रोके कैसे। रोते हुए वो अपने घाव को बुरी तरह खुजला रही होती हैं, जब अचानक पहले की ही तरह उनके वीडियो से वी उनसे बात करने लगती है और कहती है, बंद करो अपने घाव को खुजलाना। वी लैपटॉप की तरफ रोते हुए कहती है, मैं नहीं रोक पा रही खुद को, नहीं रोक पा रही। वीडियो में खड़ी वी कहती है, अगर ऐसा है तो इसे रोकने का एक ही तरीका है। वो अपने हाथों को काटने का इशारा करती है। अगले ही पल वी अपने हाथों पर निशान लगा लेती हैं और एक कटर को ऑन कर उसे काटने का फैसला करती है। कटर की आवाज सुन रॉबी घबरा जाता है और चीख चीख कर वी को बुलाने लगता है। वी कहती है, चिंता मत करो रॉबी, मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। और अगले ही पल चीखते हुए वी अपने सीधे हाथ को काट देती है। वी को चिल्लाता सुन रॉबी खुद को आजाद करने की कोशिश करने लगता है। उधर वी अपने कटे हुए हाथ को कूड़ेदान में डाल देती है, जिसके बाद वो अपने बाएं हाथ को काटने लगती है। तभी शांशी वी के पीछे आ धमकता है और कहता है, अपने हाथों को काटने से तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होगी। हाथ नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा अपने सिर को नोकीली चीजों पर मारने के लिए, जब तक कि तुम्हारा भेजा बाहर ना आ जाए। तुम्हें अपनी जीभ को काट लेने पर मजबूर कर दूंगा ताकि तुम अपने ही खून से दम घुटने के कारण मर जाओ। मैं तुम्हारे शरीर के हर हिस्से का इस्तेमाल करूंगा तुम्हें दर्द पहुंचाने में। ऐसा तब तक होगा जब तक तुम्हारा शरीर खत्म नहीं हो जाता। एक बात समझ लो, इस श्राप से निकलने का कोई तरीका नहीं। वी कहती है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे शरीर के हिस्से ही करने हैं तो मेरी मदद करो, मैं अब कमजोर हो चुकी हूँ। शांशी कटर को ऑन कर वी के बाएं हाथ को कटर के सामने ले आता है और पकड़ लेता है, जिसके बाद वी कटर को अपने हाथ के पास लाने लगती है। जब बिल्कुल ऐन वक्त पर वो शांशी के दाएं हाथ को पकड़ उसे कटर के सामने ले आती है और उसे काट देती है, जिसके कारण ये दोनों नीचे गिर पड़ते हैं। वी तुरंत कटर को उठाकर सीधा शांशी के सिर पर चलाकर उसके दो हिस्से कर देती है। शांशी जमीन पर बेजान पड़ा था। वी ने आखिरकार शांशी को हरा ही दिया था। वी अपने चेहरे से शांशी का काला खून पोंछती है कि तभी शांशी का कटा हुआ हाथ दोबारा से उगने लगता है। वी डर के मारे तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागने लगती है। वो रेंगते हुए स्विमिंग पूल के पास पहुंची होती है जब शांशी उन्हें दोबारा से पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुम क्यों मुझसे लड़ रही हो? तुम जानती हो मुझसे तुम छुटकारा नहीं पा सकती। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं। जिस तरह तुम अपनी माँ और पिता को नहीं बचा पाए, तुम खुद को भी नहीं बचा सकती। उसी पल वी कुछ सोचती है और कहती है, तुमने ठीक कहा, हम दोनों एक दूसरे से छुटकारा नहीं पा सकते। और ये कहते ही वी शांशी को पकड़ती है और उसे लेकर स्विमिंग पूल में कूद पड़ती है। वी बिल्कुल अपने पिता सैंग की तरह शांशी को पानी के भीतर कसकर पकड़ लेती है और उसकी बहुत कोशिश करने पर भी वो उसे नहीं छोड़ती। धीरे धीरे वी का दम पानी से घुटने लगता है और शांशी भी कमजोर पड़ने लगता है। बेहोश होते होते उन्हें अपने पिता, अपनी माँ और फिर खुद का वो छोटा रूप दिखाई देता है, जिसे वो कसकर पकड़ लेती हैं और उसे लेकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। अगले ही पल रॉबी वी को पानी से बाहर निकालते हैं, लेकिन तभी चौंकते हुए वो कहते हैं, ये क्या है? एक अजीब सा छोटा बच्चा वी के हाथों में था, जो धीरे धीरे पानी में गलने लगता है और फिर खत्म हो जाता है। ये शांशी था जिसे वी ने आखिरकार हरा ही दिया था। इस घटना के 1 साल बाद वी अब ठीक हो चुकी थी। उनका हाथ भी डॉक्टर्स ने वापस जोड़ दिया था। अब वो रॉबी के साथ एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। लेकिन शायद वो अपने बेटे को शांशी के श्राप से बचा नहीं पाई थी।